Good morning, students. We again resume with our class as we had. I just told you yesterday. हम नोटिस पढ़ रहे थे और नोटिस में हमने कल स्टार्टिंग लाइंस कर ली थी, है ना। स्टार्टिंग लाइंस में अगर आपको याद हो, ऑल द स्टूडेंट्स या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको नोटिस लिखना है, उसके लिए आपको वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों का नाम लिखना है। सपोज़ ये नोटिस स्कूल ने टीचर्स के लिए निकाला है, तो ये लिखा जाता है ऑल द टीचर्स आर इन्फॉर्म। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए निकाला है तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म। किसी फैक्ट्री में हो तो जैसे ऑल द वर्कर्स आर इन्फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हमको, वैसे बेसिकली कल भी बताया था मैंने आपको, 12th क्लास में आपके स्कूल संबंधी आएगा तो आपको स्टूडेंट्स का ही लिखना है। तो पहली लाइन आपकी हो जाती है ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट के बाद में फिर मैंने बताया था आपको एक फंक्शन का नाम लिखना है, जो भी कार्यक्रम होने वाला है या जो भी आयोजित होने वाला है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप बताया था, अब ब्लड डोनेशन कैंप इज़ गोइंग टू बी। ये इज़ गोइंग टू बी जो है, ये एक परफेक्ट जो फ्यूचर में होने वाली कोई घटना होती है जो बिल्कुल डेफिनेट होती है, उसके लिए यूज़ होता है इज़ गोइंग टू। ये भविष्य काल दिखाता है, इट शोज़ फ्यूचर टेंस। सो इज़ गोइंग टू बी, ये पैसिव वॉइस है ना, इसलिए ऑर्गेनाइज, सेलिब्रेटेड या हेल्ड। फिर उसके बाद में ऑन डेट या तारीख लिखनी है, एंड इन अवर स्कूल प्रीमाइसेस, या आपका स्कूल कैंपस लिख दो, इन अवर स्कूल लिख दो, इन अवर असेंबली हॉल लिख दो, स्कूल ग्राउंड लिख दो, जहाँ जिस स्थल पे आयोजित होने वाला है वो लिखना है। तो यहाँ तक हमने जो कहा था ये स्टार्टिंग लाइन्स है। अब आ रही है फॉलोइंग लाइन्स। देखिए, सूचना जब भी आती है, अगर ऐसा कोई कार्यक्रम है जैसे स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, या गणतंत्र दिवस कार्यक्रम, रिपब्लिक डे फंक्शन, तो उसको तो सभी बच्चों को अनिवार्य होता है अटेंड करना। तो उस नोटिस में आगे कुछ नहीं लिखा जाएगा, ज़्यादा ये लिखा जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट, मस्ट यानी अनिवार्य का भाव, कंपल्सन, मस्ट अटेंड द फंक्शन, ये हो जाएगा। फिर सबको ड्रेस में आना है, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट या कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, कंप्लीट यूनिफॉर्म, इस तरीके से। इसके अलावा जो चीज़ें होती है उसमें फॉलोइंग लाइन्स का क्या उपयोगिता है वो मैं आपको अभी इसमें लिखाता हूँ। अब आपके फॉलोइंग लाइन्स का मतलब ये नहीं कि आपको उसको पैराग्राफ करना है, आपको उसी के आगे कंटिन्यू करना है। अभी हम लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस वजह से मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। अब आपको लिखना है इंटरेस्टेड। देखिए, नोटिस जब भी कार्यक्रम का आएगा तो उसमें जिसको इंटरेस्ट हो वही भाग लेगा। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, बच्चे ही भाग लेंगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। फिर आगे आ जाता है मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। अभी समझाता हूं मैं आपको। बिफोर, यहां पर भी आपको लिखनी है डेट। अब इसका मीनिंग समझे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जिन विद्यार्थियों को रुचि है, मे गिव देयर नेम, वे अपना नाम दे देंगे। यहाँ पे एस आएगा, सॉरी। मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब बेटा ये होता है जिसने नीचे सिग्नेचर किया हुआ है। आपका जो छात्र संसद है, स्टूडेंट्स पार्लियामेंट है, उसका सेक्रेटरी हो सकता है, कल्चरल क्लब का हो सकता है, प्रेस क्लब का हो सकता है, ठीक है, स्कूल मैगजीन का सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट हो सकता है। तो हमेशा किसी कार्यक्रम के जो होते हैं, आप देखिए प्रभारी होते हैं, देर आर ऑलवेज इंचार्जेस ऑफ एनी प्रोग्राम। तो हमेशा नाम या उससे संबंधित सूचना उसी इंचार्ज को दी जानी होती है। तो अब आप यहाँ पे टू द अंडरसाइंड इसलिए लिखा है क्योंकि ये नोटिस जिसने निकाला उसके पास नाम पहुँचाने हैं। ठीक है, ओके। टू द अंडरसाइंड बिफोर, यहाँ पे एक तारीख लिखनी है। सपोज 15 अगस्त का कार्यक्रम है, तो आप 15 अगस्त को जाके नाम थोड़ी देंगे, आपको नाम कब देना होगा? 2 दिन 3 दिन पहले, सो दैट एक कार्यक्रम का प्रॉपर लिस्ट बन सके और आपका प्रोग्राम कहाँ होगा, आपको ड्रेस रिहर्सल के लिए बुलाया जाएगा, है ना।
इसी तरीके से जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है तो उसमें स्टूडेंट्स जो इच्छुक है ब्लड डोनेट करने के, तो आपको नाम पहले देना होगा, सो दैट आपको प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा। स्कूल में सपोज मेडिटेशन क्लास है या योगा क्लासेस है तो आपको पहले बताया जाएगा, तो फॉर दैट इंस्ट्रक्शंस आपको एक अलग से निर्देश देने के लिए एक तारीख आपको देनी पड़ेगी, उसके पहले आपको नाम देना पड़ेगा। इज इट ओके? अब आपको समझ में आ गया? मैं वापस इसको एक बार चला रहा हूँ। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड कौन है? जिसने नीचे साइन किया है, जिसने नोटिस जारी किया है। मैं यहाँ लिख दूँ आपके लिए, यहाँ पे जिसने नोटिस जारी किया है। और सपोज आप वहां पे जाके ये भूल गए अंडरसाइंड, तो आप उसकी जगह एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एंड दैट वर्ड इज इंचार्ज। ओके, देखिए कंपोजिशन की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कंपोज करना है, यू डोंट हैव टू फॉलो एनी ट्रैक, किसी ट्रैक को फॉलो नहीं करना, आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। तो ठीक है, अब यहाँ पे आपको लगा क्लास मॉनिटर को भी लिख सकते हो तो कोई आपको रॉन्ग नहीं करेगा। टू द इंचार्ज या अंडरसाइंड या क्लास मॉनिटर्स वॉट एवर बिफोर, अब यहाँ पे आपको एक डेट लिखनी है। इज दैट ओके? तो ये जो था हमारा एक फॉलोअप था, ये फॉलोइंग लाइंस में ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अब इसमें हम आगे थोड़ा सा और चीज़ देखते हैं। अब जो आपको दिखना है ये देखिए, ये कुछ एडिशनल लाइंस है। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द फंक्शन। बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका, समझ पा रहे हो? ऑल आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द फंक्शन। स्कूल में कोई भी कार्यक्रम होता है तो आपको ये कहा जाता है कि भाई सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भाग लेवे या उपस्थित हो। सो दिस इज दैट लाइन। नेक्स्ट जो आपके आ जाती है, अगर 15 अगस्त या 26 जनवरी या ऐसा कोई स्कूल का प्रोग्राम है जिसमें आपको ड्रेस में बुलाया है, तो आपको क्या लिखना है? ये आपको लिखना है ऑल आर रिक्वेस्टेड टू, ऑल आर requested to come in proper uniform। ठीक है, अब मैं हट जाऊंगा अभी। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड ऑन टाइम। समय पे आना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं आपके सामने से फ्रेम से हट जाता हूँ, आप देख पाएंगे। फिर मैं वापस एक बार सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। तो वापस देखिए सेकंड लाइन से, जो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द फंक्शन, सभी से निवेदन है कि वे कार्यक्रम में भाग लें। देन उसके बाद एक लाइन और आ रही है, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड ऑन टाइम। सभी से निवेदन है या सभी से अनुरोध है कि वे प्रॉपर यूनिफॉर्म में, सही गणवेश में। देखिए जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है 15 अगस्त और 26 जनवरी, उस दिन आपको प्रॉपर ड्रेस में आना ही होता है। सो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड, एक तो आपको यूनिफॉर्म में आना है और दूसरा क्या कहा जाएगा आपको? एंड ऑन टाइम, आपको समय पर आना है। तो इस तरीके से ये जो मेजर लाइंस है, पहले हमने स्टार्टिंग लाइंस देखी और उसके बाद में ये फॉलोइंग लाइंस देखी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनसे एक नोटिस बना के बताऊंगा या बनाना सिखा दूंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि ये नोटिस कहाँ कहाँ काम आएगा। ठीक है, तब तक इसको आप जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आप लिख लीजिए प्रॉपरली। ठीक है, टिल देन गुड बाय। Good morning student. So this is our topic competition other form of market। मतलब प्रतिस्पर्धी बाजार के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और एंड दिस इज पार्ट 3। पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं मोनोपोली मार्केट, मतलब एकाधिकारी बाजार।
और दूसरा हमारा चल रहा था, मतलब इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दूसरा चल रहा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसका मतलब होता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। इसके बारे में इसके कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसकी विशेषताएं हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हमें रिपीट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो इससे रिलेटेड है डायग्राम से। तो एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फर्म, बहुत सारे फर्म्स इसमें एंट्री कर सकते हैं, मतलब जो फर्म चाहे वो इस मार्केट में आ सकता है, पर आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा समय तक आपको टिकना पड़ेगा, थोड़ा लॉस भी देखना पड़ेगा। जैसे एक छोटी सी शॉप शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में इतना हमें लाभ नहीं होता, रेवेन्यू नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता, पर आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर जैसे लोग आपको जान जाते हैं, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मार्केट में बात फैल जाती है, धीरे 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 आपकी क्रेडिबिलिटी जो होती है मार्केट में वो बढ़ जाती है, आपका गुडविल अच्छा हो जाता है, देन धीरे धीरे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप हर महीने कमाना शुरू कर देते हो। वैसे ही है यहाँ पे, जैसे मैंने बिस्किट की कंपनियों का एग्जांपल दिया था, या शैम्पू या तेल या जो भी जितने भी डेली प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट में आप देखो बहुत सारी कंपनीज़ होती है मार्केट में, और अलग अलग फ्लेवर होते हैं, अलग अलग स्मेल होती है, अलग अलग शेप, साइज़, कलर, अलग अलग पैकेजिंग होती है ना। जैसे कि उस दिन हमने बिस्किट की बात की थी, आज चलो सोप की बात कर लेते हैं। जैसे बाथिंग सोप जो होते हैं, जैसे लक्स है, हमाम है, डेटॉल है, संतूर है, बहुत नंबर्स ऑफ रेंज है इसमें, है ना। तो ये कोई एक दिन में प्रॉफिट नहीं कमा लेते। अब कोई नया सोप आएगा तो उसको पहले जो सोप मार्केट में ऑलरेडी है, प्रिविलिंग जो सोप चल रहे हैं मार्केट में, लोग खरीद रहे हैं, उनके साथ एक बड़ा कंपटीशन उनको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोला जाता है, क्योंकि होते तो अब सोप तो सारे सोप ही है। अगर अपने को लक्स नहीं मिला तो हम लोग डिटॉल से भी नहा सकते हैं एक बार, पर वो हमारी चॉइस है, हमारा प्रेफरेंस है कि हम लक्स ही चूज़ कर रहे हैं या संतूर ही चूज़ कर रहे हैं, है ना। बाकी सारे सोप हमें क्लीन कर देते हैं ऑलमोस्ट, है ना, पर हमारे जो टेस्ट होते हैं, प्रेफरेंस होते हैं, वो अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सोप खरीदते हैं। अब नया जो सोप आएगा उसको मार्केट में अपने आप को जमाना पड़ेगा, लोग उस पर धीरे धीरे ट्रस्ट करेंगे, है ना। बार 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 ऐड आएगी और वो ऐड कहीं दिमाग में रह जाती है, वो नाम कहीं दिमाग में रह जाता है, फिर लोग खरीदने जाते हैं, तब सोचते हैं चलो इसको ट्राई कर लेते हैं, या फिर उस प्रोडक्ट को उन्हें फ्री प्रोडक्ट में कभी कभी देते हैं, किसी के साथ फ्री देते हैं। कोई नया प्रोडक्ट होता है ना तो उसको फ्री में सेल करते हैं, छोटे छोटे पैक बना के, ताकि लोग उसको यूज़ करें और उसको यूज़ टू हो जाए, मतलब उनको अच्छा लगने लगे और वो सोचे कि हाँ अब ये प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए। इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया कि शेप, साइज़, कलर, स्मेल, टेस्ट में ये अलग अलग होते हैं। थर्ड था एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छा नहीं हुआ यहाँ पे इस मार्केट में तो उस प्रोडक्ट को कोई जानेगा ही नहीं, और जब जानेगा नहीं तब कोई खरीदेगा ही नहीं। हम लोग देखते हैं नए प्रोडक्ट आते हैं तो उनकी ऐड सबसे ज़्यादा आती है और वो ऐड बार बार रिपीट होती है। एक जो पर्टिकुलर अंतराल होता है किसी मूवी के बीच में या सीरियल के बीच में या मैच के बीच में, है ना, उनके बीच में उस एक अंतराल में ही 2-3 बार ही उसकी ऐड भी आ जाती है कभी कभी। मतलब इतना उनको ऐड पे पैसा खर्चा करना पड़ता है, वो फ्री में नहीं देते हैं ऐड, है ना, स्पॉन्सर करना पड़ता है। उस जो भी वो प्रोग्राम चलता है उसे स्पॉन्सर करते हैं वो, तो उनकी ऐड वहाँ दी जाती है। तो ये एड्स वगैरह के थ्रू ही पता चलता है कि हाँ ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, फिर उसकी अच्छाइयाँ ऐड में बताई जाती है, मतलब उसके एडवांटेजेस बताए जाते हैं। कभी डिसएडवांटेज थोड़ी बताते हैं प्रोडक्ट के, नहीं, एडवांटेज बताते हैं। फेयर एंड लवली ये लगाते ही गोरी हो गई, ये हो गया, वो हो चाहे ना हो, लेकिन उसके एडवांटेज बताएंगे, उसे अट्रैक्टिव बताएंगे उस ऐड को, ताकि लोग एकदम से उससे अट्रैक्ट हो जाए, एक बार तो सोचे कि नहीं मेरे को ट्राई करना चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, कोई भी फर्म मतलब कोई भी नई कंपनी इस मार्केट में एंटर भी कर सकती है और इसे छोड़ के जा भी सकती है। एंटर कर सकती है लेकिन करना मुश्किल होता है क्योंकि पैसा बहुत चाहिए, और छोड़ के तो बहुत सारी कंपनियां चली जाती है। बहुत सारे पैकेजिंग फूड वाली कंपनियां हैं
नई नई कंपनियां आती रहती है और कुछ टाइम रुक के लॉस देखती है, मतलब लॉस ही लॉस होता है उन्हें, वो इतना टिक नहीं पाती, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता तो चली भी जाती है मार्केट छोड़ के, है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत चाहिए। उसके बाद है नॉन प्राइस कंपटीशन। यहाँ पे प्राइस को लेके कभी कंपटीशन है, लेकिन प्राइस को लेके कम कंपटीशन है। अब जैसे गुड डे बिस्किट महंगा है, सेम वैसा टेस्ट आपको पार्ले जी का 2020 भी देता है, लेकिन अब किसी को गुड डे ही अच्छा लगता है तो वो गुड डे ही खरीदेगा ज़्यादा पैसे दे के भी, और किसी को 2020 ही पसंद है तो 2020 ही खरीदेगा। तो यहाँ पे प्राइस को लेके कंपटीशन कम होता है प्रोडक्ट में। यहाँ पे उसकी क्वालिटी, जो भी क्वालिटी इन द सेंस उसका टेस्ट है, उसका शेप्स है, साइज़ है, स्मेल है, उसका जो भी अट्रैक्ट करने वाली पैकेजिंग है, या कुछ भी उसके साथ फ्री मिल रहा है, कोई ऑफर है, वो सब उसकी क्वालिटी एक तरह से, और वो यूसेज कैसा देता है, उपयोगिता कैसा देता है, ये सारी उसकी क्वालिटी जो है उसका कंपटीशन खास तौर से होता है। पैसे के रूप में कंपटीशन यहाँ पे कम होता है। अब हम इसके देख रहे हैं AR और MR। AR का मतलब मैंने बताया था, AR का मतलब क्या है, एवरेज रेवेन्यू। एक एवरेज रेवेन्यू कितना होता है, और MR का मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज का मतलब क्या है, औसत, और मार्जिनल का मतलब सीमांत। मैंने पिछले पार्ट में आपको सारणी बताई थी कैसे निकलता है, सेकेंड लेसन में भी हमने औसत और मार्जिनल वगैरह देखे हुए हैं, तो उसके डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। अब हम इसकी आकृति देखेंगे। ये रेवेन्यू है एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे यूनिट्स है, और वाई एक्सिस पे रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब उसकी इनकम, उस फर्म को होने वाली इनकम, और यूनिट्स मतलब कितने यूनिट्स वो सेल कर रहा है, जितना सेल करेगा उस हिसाब से ही होगा रेवेन्यू। तो AR देखो ये ऊपर है और MR नीचे है। इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न क्या है देखते हैं हम लोग। एट ए पर्टिकुलर प्राइस द क्वांटम ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट, फैशंस एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर एक्सेट्रा। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हैज़ जेंटल स्लोप। AR and MR curve in monopolistic competition. In this way, AR curve depend upon the following factor. What is ratio of product differentiation between the firms, preference of consumer, number of firms in a group. देखो AR का जो शेप है ये इसी बात पे डिपेंड करेगा। जैसे बिस्किट, सपोज ये बिस्किट की कंपनी का है, तो उस बिस्किट की कंपनी के कितने कॉम्पिटिटर है, मतलब एकदम क्लोज कॉम्पिटिटर कितने हैं, उनके साथ उसका कंपटीशन कैसा है, मतलब कितना वो उनसे आगे बढ़ सकता है, उस पर वो AR और MR डिपेंड करेगा। AR हमेशा ऊपर रहेगा, MR हमेशा नीचे रहेगा। इसके डायग्राम्स बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो है ही, हमारे सिलेबस में है, तो इतना ही आपको जानना है कि AR इसका ऊपर रहेगा क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इसका ज़्यादा रहता है, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा कम रहता है। मतलब इसका जो प्रॉफिट रहता है ये बहुत हाई मार्जिन से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे ही बढ़ता है। स्टार्टिंग में और आपको अच्छा मार्जिन मिल जाएगा, पर उसके बाद बढ़ोगे तो सही, लेकिन उतने मार्जिन से नहीं बढ़ोगे, इसीलिए MR नीचे रहेगा लेकिन AR ऊपर रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट मार्केट पढ़ेंगे, ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट का मतलब होता है इसमें कुछ ही विक्रेता होते हैं। देख लेते हैं अपन इसका भी कैरेक्टरिस्टिक, वहाँ पे अपने को और अच्छे समझ में आएगा। इंटरडिपेंडेंस। ओलिगोपोली में क्या होता है कि जो सेलर होते हैं, सेलर मतलब विक्रेता, विक्रेता मतलब बेचने वाले। अब ये जो विक्रेता होते हैं ना, ये कुछ होते हैं, सम होते हैं,
या कुछ बोल सकते हैं हिंदी में अपन। अब बेचने वाले तो बहुत कम होते हैं, लेकिन कंज्यूमर मतलब क्रेता अधिक होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक, ज़्यादा होते हैं। मतलब बेचने वाले कम होते हैं, खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं। अब इसमें ऑब्वियसली बेचने वाले का फ़ायदा ही होगा, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक मतलब इसका एक डिसएडवांटेज या इसकी एक कमी ये है कि अगर ये कुछ लोग, जैसे कुछ में समझो अपन 3 लोग मान लेते हैं, 2 से ज़्यादा कुछ में आता है, ठीक है। तो ये जो 3 लोग हैं मार्केट में जो एक जैसा प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो तीनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ही हुए, प्रतिस्पर्धी हुए। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये एक दूसरे से बहुत अच्छा कंपटीशन करने लगते हैं, मतलब एक ने जो एक प्रोडक्ट था 10 रुपये का है, वो प्रोडक्ट सबको 10 में ही बेचना है, पर एक ने थोड़ा लालच आ गया उसके मन में, उसने सोचा कि मैं इसको 9.5 में बेचता हूँ ताकि जितने भी कंज्यूमर है ना वो खींच के मेरे पास आ जाए, मतलब मैं ही बेचूँ उनको और इनके पास ना जाए, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट सेम होता है। जो भी वस्तु वो तीनों बेच रहे हैं वो एक जैसे होती हैं वस्तु, उनकी कीमत एक जैसी होती है, दिखने में एक जैसी, उपयोग में एक जैसी। तो अब कंपटीशन तो है ही, तो कभी कभी लालच आ जाता है कि मैं इन दोनों से भी ज़्यादा कमाऊँ। ऐसे में क्या होता है कि वो जो एक आदमी है अपनी कीमत कम कर देगा तो सारे कंज्यूमर उसके पास आ जाएंगे। जब उसके पास सारे कंज्यूमर आ जाएंगे तो दूसरे 2 लोग देखेंगे सब इसके पास जा रहे हैं, तो अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा कि वो भी कम कर देगा, वो उसने 9.5 किया, ये 9 कर देगा। तीसरा सोचेगा अब सारे इसके पास जा रहे हैं तो वो 8.5 कर देगा। इस तरह से वो तीनों एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, और कंपटीशन में होगा क्या? तीनों का लॉस होगा, कंज्यूमर का फ़ायदा होगा। जब तीनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, प्राइस कम करते जाएंगे तो इनका प्रॉफिट भी कम होता जाएगा, और कंज्यूमर को इसमें फ़ायदा होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाएगा और सस्ते में खरीद पाएगा। तो ओलिगोपोली मार्केट जो है इसमें कम होते हैं सेलर और ज़्यादा होते हैं कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो सेलर है उनको एक ही काम करना होता है कि उन्हें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट पूरा करना होता है। अगर वो एक दूसरे का कंपटीशन बन गए मार्केट में तो फिर उन्हीं के लिए ये बुरा हो जाएगा, और धीरे धीरे ये होगा कि कोई चौथा भी इस मार्केट में एंटर कर सकता है। तो ओलिगोपोली में सिर्फ यही ध्यान रखना है उनको कि एक दूसरे से कंपटीशन ना करें, बल्कि एक दूसरे से मिल के रहें। भले एक दूसरे से बनती ना हो, लेकिन मतलब एक ऐसी चीज़ उन्हें फिक्स करनी पड़ेगी कि भाई इतने में बेचना है तो तुम भी इतने में बेचोगे, मैं भी इतने में बेचूंगा। अगर प्राइस को लेके उन्होंने कोई भी गड़बड़ी की तो फिर वो कट थ्रोट कंपटीशन हो जाएगा, मतलब गला काट प्रतियोगिता हो जाएगी, दूसरे का बुरा करके और खुद ज़्यादा कमाना। तो फिर दूसरा भी रुकेगा नहीं, वो भी सेम आपके साथ वही करेगा। ऐसे में दोनों के प्राइस कम होते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ उनको ध्यान रखनी होती है। सेकेंड है कंपटीशन। तो यहाँ पे कंपटीशन ऑब्वियसली कैसा होता है? गला काट प्रतियोगिता होती है। तो इसका ध्यान रखना होता है कि इस प्रतियोगिता से बचना होता है। अपन किसी और का गला काटेंगे तो दूसरा भी काटेगा, तो यहाँ गला नहीं काट रहे हैं, यहाँ पे ये है कि ऐसा टफ कंपटीशन अगर आप किसी को दोगे तो वो भी तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको देगा, है ना। प्राइस रिजिडिटी का मतलब है रिजिड होना चाहिए, प्राइस बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। अगर प्राइस में आपने कुछ भी गड़बड़ की तो फिर धीरे धीरे आप लॉस में जाओगे। तो इस चीज़ का यहाँ पे सेलर को ध्यान रखना है, विक्रेता को ध्यान रखना है। कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड ऑफ फर्म्स। अगर कोई फर्म का कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड है, कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब झगड़े वाला नेचर है या नहीं जम रहा है किसी के साथ, तो ऐसे में उसका खुद का भी लॉस होगा। तो एक दूसरे से अगर नहीं भी जमता है तो भी बना के रखने की कोशिश यहाँ पे करनी पड़ेगी ओलिगोपोली मार्केट में, तो ही सेलर को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा, वरना बहुत शॉर्ट टर्म में उन्हें लॉस आना शुरू हो जाएगा और लॉन्ग टर्म तक वो नहीं टिक पाएंगे। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, मतलब अल्पाधिकार बाजार बोलते हैं इसे हिंदी में। हिंदी वाले भी ध्यान रखें और बुक्स लेके ही बैठे आप लोग, ताकि आप लोगों को ये सारे टर्म्स क्लियर होते जाएं। दैट्स इट, आज की क्लास यहीं रहेगी और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।
कैसे हैं आप? आज का हमारा टॉपिक है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। एक सवाल था हमारे दिमाग में कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज क्या दिया जाएगा? तो एक चीज ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर पूंजी पर ब्याज के बारे में लिखा हुआ है तो ही आपको पूंजी पर ब्याज देना है, अदरवाइज आपको पूंजी पर ब्याज नहीं देना है। तो सबसे पहली बात, देना है या नहीं देना है वो कहां से पता करेंगे हम? उस क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा या पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ होगा कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है या नहीं देना है। देना है तो कितना % देना है, किस हिसाब से देना है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाएगा, है ना। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कहां से दिया जाएगा? उनकी ओपनिंग कैपिटल, यानी कि जो प्रारंभिक पूंजी होगी वहां से हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर कोई साझेदार, ओपनिंग कैपिटल तो है ही उसके पास, लेकिन उसके अलावा अगर ड्यूरिंग द ईयर यानी कि साल के दौरान, वर्ष के मध्य में भी अगर अतिरिक्त पूंजी लगाता है तो उस पर भी ब्याज दिया जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है। तो ड्यूरिंग द ईयर जो है उसके अंदर भी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम को ध्यान में रखा जाएगा, यानी कि समय सीमा को ध्यान में रखा जाएगा। कितने वर्ष के लिए उसने पैसा, कितने महीने के लिए, कितने वर्ष के लिए जो पैसा लगा रखा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। एक और बात है कि कभी कभी किसी क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दी होती है। क्या दी होती है? क्लोजिंग कैपिटल। और कुछ एडजस्टमेंट होंगे, जैसे ड्रॉइंग्स होगा, एडिशनल कैपिटल होगी, कैपिटल विड्रॉ होगा, तो ये एडजस्टमेंट होंगे जिनके थ्रू अपने को क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी। फिर ओपनिंग कैपिटल पर अपने को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं फॉर्मेट के क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ कैसे जाते हैं। चलिए देखते हैं। प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करना, यानी फाइंड ओपनिंग कैपिटल। ये कब फाइंड करेंगे? जब आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी और कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे जिनके बेसिस पे आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है और उस ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए फॉर्मेट ये प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करने का, जिसके अंदर सबसे पहली चीज आपको लिखनी है अंतिम पूंजी, यानी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जो आपको लिखना है वो अमाउंट लिख देना है। फिर दूसरा एडजस्टमेंट आपको करना है, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखा है तो आपको ऐड करना है, और अगर नहीं दे रखा है तो छोड़ देना है। क्या करना है? अंतिम पूंजी के अंदर आपको ऐड करना है ड्राइंग, यानी कि जो साझेदारों ने आहरण किया है वो पैसा आपको क्या करना है? ऐड करना है। फिर उसके बाद ऐड आपको करना है पूंजी को निकालना। अगर किसी साझेदार ने वर्ष के मध्य में कोई पूंजी निकाल दी है, कैपिटल विड्रॉ कर दिया है, तो कैपिटल विड्रॉ करने को अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और अगर क्वेश्चन में कैपिटल विड्रॉ नहीं दे रखा है तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद चौथा नंबर अपना आ रहा है चालू वर्ष की हानि। तो जो लॉस होता है, लॉस को हम ऐड करेंगे। कब ऐड करेंगे? जब आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना हो तो लॉस को ऐड करेंगे, यानी करंट ईयर का जो लॉस है वो आपको ऐड करना है। फिर उसके बाद पांचवा एडजस्टमेंट है अतिरिक्त पूंजी। अगर किसी साझेदार ने एडिशनल कैपिटल लगा रखी है, अतिरिक्त पूंजी लगा रखी है, तो आपको लेस करना है, एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे। फिर नेक्स्ट आ रहा अपना चालू वर्ष का लाभ, यानी करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। करंट ईयर के प्रॉफिट या करंट ईयर का लॉस, इन दोनों में से एक ही कोई चीज आएगी। हानि और लाभ दोनों एक साथ कभी नहीं आते, या तो हानि होगी या लाभ होगा। तो जब आपको अगर हानि दे रखी है क्वेश्चन में तो आपको ऐड करना है, और अगर प्रॉफिट दे रखा है करंट ईयर का तो आपको लेस करना है। तो इस तरह से ऐड लेस करते हुए हमको क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। तो इस तरह से जो अमाउंट अपना निकलेगा वो किसका निकलेगा? प्रारंभिक पूंजी का। ध्यान रखिए कि हम ड्राइंग को विड्रॉ करते हैं, यानी कैपिटल में से माइनस करते हैं, लेकिन आपको जब नीचे से ऊपर की ओर जाना है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की ओर जाना है, तो हम इन सारी चीजों को उल्टा कर देते हैं। जैसे आहरण निकालते तो माइनस हो जाता है, हम उसको प्लस कर रहे हैं। पूंजी को निकालते हैं, पैसा कम पड़ जाता है, तो आपको वापस ज्यादा चाहिए तो ऐड करेंगे। चालू वर्ष की हानि से भी कैपिटल कम पड़ जाती है, हम ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इसको भी ऐड कर देंगे। एडिशनल कैपिटल लगाने से कैपिटल बढ़ जाती है, हमें वापस कैपिटल चाहिए ओरिजिनल वाले, तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। फिर उसके बाद चालू वर्ष का लाभ है, प्रॉफिट आने से भी कैपिटल बढ़ जाता है, तो हमें उस कैपिटल को क्या करना है? वापस कम करना है, इसलिए क्या करेंगे? वापस लेस करेंगे। तो इस तरह से हम प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करेंगे। चलिए
इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास 1000 रुपए थे। कितने थे? 1000 रुपए थे। आपने क्या किया, उसमें से 200 रुपए का एक अकाउंट्स का रजिस्टर खरीद लिया। अगर 200 रुपए का आप अकाउंट्स का रजिस्टर खरीदेंगे तो आपके पास पैसा कितना बचेगा? 800 रुपए। तो पैसा कम हो जाएगा, रजिस्टर खरीदेंगे तो पैसा चला जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बचे हुए 800 रुपए। फिर आप घर गए शाम को, अपने पापा को बोला कि हमने रजिस्टर खरीदा 250 रुपए का। कितने का खरीदा? 250 रुपए का। तो पापा से आपने कितने ले लिए? 250 रुपए ले लिए। अब जब 250 रुपए आप लोगे तो 250 लेते ही आपके पास जो पहले का पैसा है वो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास? 1050 रुपए। तो देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर आपने खर्चा किया था तो माइनस किया, यहाँ पर आपने पैसा आया, अपने पास पैसा और आया तो अपना पैसा बढ़ गया। तो इस तरह से देखेंगे अपने पास। तो ये थी ओपनिंग कैपिटल, इसको हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल, और ये कहलाती है अपना क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि जो लास्ट में कैपिटल बची हुई है वो कितनी है, वो है अपने पास क्लोजिंग कैपिटल 1050 रुपए। लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन में बोला जाएगा आपको कि 1050 आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, आपने जिसमें 200 का रजिस्टर खरीद रखा है और 250 रुपए आपने एडिशनल कैपिटल के लगा रखे हैं। 200 रुपए विड्रॉ कर रखा है या ड्रॉइंग कर रखा है और 250 रुपए आपने एडिशनल कैपिटल के लगा रखे हैं। तो आपको क्या फाइंड करना है? ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए 1050 से हम 1000 को वापस कैसे लाएंगे? तो यहाँ पर देखिए 1050 रुपए अपने पास है, जिसको हम बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। जो पैसा आपने लेस कर दिया है उसको ऐड करेंगे। तो आपने लेस कौन से किए थे? रजिस्टर के। अगर आप ये रजिस्टर नहीं लेते तो आप क्या करेंगे? 200 रुपए ऐड करेंगे। अगर ये रजिस्टर 200 का नहीं खरीदते तो आपके पास 200 रुपए बढ़ जाते हैं। तो इसका आपके पास ये बैलेंस कितना हो जाता? 1250 रुपए। उसके बाद 250 रुपए जो आपके पापा ने दिए थे रजिस्टर से, आपने वापस लिए थे, 250 रुपए का आपने रजिस्टर खरीदा था। अगर ये 250 रुपए आपके पापा आपको नहीं देते तो आपके पास बैलेंस कितना होता? अगर 250 माइनस कर देते हैं, पापा नहीं देते हैं, तो अपने पास बैलेंस कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। यही 1000 रुपए अपना क्या जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। तो दोस्तों समझ में आ ही रहा होगा कि जो चीजें आपने लेस कर चुके थे उनको वापस ऐड कर दो, या जिन चीजों को आपने ऐड कर चुके हैं उनको लेस कर दो, तो आपके पास क्लोजिंग से ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, यानी कि ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। तो देखिए कितना इजी है ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना। जिन चीजों को आपने लेस किया है बस उन्हीं को आपको ऐड करना है, जिनको ऐड किया है उनको लेस करना है। अब दोस्तों हम देखेंगे पूंजी पर ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला, यानी कि क्या सूत्र है हमारे पास पूंजी पर ब्याज ज्ञात करने का। यहाँ पर दो फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे। पूंजी पर दो फॉर्मूले दे रखे हैं कि ये दोनों फॉर्मूले हम कब कब यूज करेंगे? जब आपकी कैपिटल फिक्स है, यानी कि नोट में भी लिख रखा है कि जब आपकी कैपिटल फिक्स है तो आप फर्स्ट वाला मेथड यूज करेंगे। यानी कि फिक्स का मतलब होता है कि जब आपने कैपिटल एक बार लगा दी है या ओपनिंग कैपिटल है उसके अंदर आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, यानी कि ना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, मतलब कैपिटल न तो लगा ही है और ना कैपिटल को विड्रॉ किया है, ना यानी कि कैपिटल आहरित भी नहीं की है, कैपिटल को निकाला भी नहीं है। तो इसका मतलब आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो उसका फॉर्मूला है पूंजी की राशि, यानी कि जो पैसा है कैपिटल अमाउंट यानी अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू दर इनटू अवधि अपॉन 100 इनटू 12, यानी कि क्या फॉर्मूला बना? अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट इनटू पीरियड अपॉन 100 इनटू 12। इसको ध्यान से देखना कि जो पैसा आपने लगा रखा है पहले उसको लिखना है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है, इनटू अवधि यानी कि कितने समय के लिए वार्षिक है तो वार्षिक अपने को, तो जितने महीने के लिए आपने लगा रखा है वो पैसा ऊपर महीने आ जाएंगे, डिवाइड बाई 12 यानी कि 12 महीनों में से आपने कितने महीने तक ये पैसा लगा रखा है वो ऊपर आ जाएंगे, और इंटू 100 यानी कि दर के नीचे तो 100 आता ही यानी कि रेट अपॉन 100। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला जो बना अपना पूंजी पर ब्याज, ये कब यूज करेंगे? जब आप कैपिटल सिर्फ एक बार लगाते हो, उसके अलावा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, यानी कि ना तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं ना कैपिटल को विड्रॉ करते हैं। देन सेकंड फॉर्मूला अपना था अतिरिक्त पूंजी लगाने या निकालने पर। अगर आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कि पूंजी पर ब्याज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है गुणनफलों का योग इंटू दर बटा 100 इंटू 12, यानी कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने का इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ जो पूंजी की राशि है उसको अवधि से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गुणनफलों का योग आएगा और उसको दर से मल्टीप्लाई करके अपन निकाल सकते हैं।
यानी कि जो पर्टिकुलर ये कब यूज करेंगे सेकंड वाला फॉर्मूला, जब आप अलग अलग जैसे एक बार पैसा लगाया उसके बाद फिर अतिरिक्त पूंजी लगाई, फिर आपने वो पैसा लगाया, फिर कैपिटल विड्रॉ कर दिया यानी कि कैपिटल को आपने निकाल लिया, तो उस सिचुएशन में आपको ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपको जब कैपिटल फिक्स होगी तभी यूज करना है। देन सेकंड आपको ये वाला फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब आप कैपिटल को चेंजेस करते हैं, यानी कि ओपनिंग कैपिटल के अंदर आपने एक्स्ट्रा लगा रहे हैं या कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आपस देख लीजिए। अब देखते हैं हम पूंजी पर ब्याज संबंधी प्रावधान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखना है दोस्तों कि पूंजी के इस कंडीशन में क्या प्रावधान किए जाएंगे। तो पहला है अपने पास सिचुएशन जब साझेदारी सलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं हो। दोस्तों जब कोई उल्लेख नहीं होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा आ रहा है अपने पास जबकि साझेदारी सलेख में पूंजी पर ब्याज देने का अगर उल्लेख तो है, किंतु ये स्पष्ट नहीं है कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट माना जाएगा या लाभों का नियोजन माना जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपके पास 3 सिचुएशंस आती है। कौन कौन सी? इस स्थिति में पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जबकि फर्म में लाभ हो। इसमें निम्न 3 परिस्थितियां हो सकती है। दोस्तों जब आपको अगर कहे क्वेश्चन के अंदर कि प्रॉफिट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है और आपके पास प्रॉफिट भी हो, लेकिन ये नहीं पता है कि चार्ज ऑन प्रॉफिट है यानी कि लाभों पर प्रभार यानी कि भार है लाभों पर एक तरह से, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? पहला, हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। भले ही आपके पास पार्टनरशिप डीड के अंदर कहा है कि पूंजी पर ब्याज देना है, लेकिन अगर लॉस हो जाएगा तो उस सिचुएशन में आपको हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं देना है। लेकिन दूसरी कंडीशन आती है यदि फर्म के पास लाभ है और वो भी कितना है, ब्याज देने से पूर्व या ब्याज के बराबर है अथवा ब्याज से ज्यादा है, यानी कि जितना भी ब्याज आपकी पूंजी पर बन रहा है अगर उससे ज्यादा प्रॉफिट है या उसके बराबर है तो आपको पूरा का पूरा ब्याज दे देना है। लेकिन अगर आपके पास लॉस है तो आपको उस सिचुएशन में नहीं देना है। लेकिन एक थर्ड सिचुएशन आ रही है आपके पास कि यदि फर्म का लाभ ब्याज देने से पूर्व ब्याज से कम हो, इस दशा में लाभों को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट लिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास मान लो ब्याज ज्यादा बन रहा है और लाभ कम हो रहे हैं तो उस लाभ को लाभ हानि अनुपात में नहीं बांटेंगे, उसको क्या करेंगे? ब्याज अनुपात में बांटेंगे, यानी पूंजी पर जो ब्याज है उस ब्याज के अनुपात में बांट देंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको कि पहली सिचुएशन क्या थी इसके अंदर कि आपको अगर हानि है, हानि की कंडीशन में आपको कोई भी ब्याज नहीं देना है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉफिट ज्यादा है यानी कि ब्याज से ज्यादा या ब्याज के बराबर है तो आपको पूरा का पूरा साझेदारों को ब्याज दे देना है। लेकिन थर्ड सिचुएशन आ रही है कि आपके पास प्रॉफिट तो है लेकिन इतना नहीं है यानी कि सफिशिएंट नहीं है कि आप साझेदारों को पूरा का पूरा पूंजी पर ब्याज दे सको, इसलिए उस पूंजी के ब्याज को हम क्या करेंगे? ब्याज अनुपात में बांट देंगे, न कि लाभ हानि अनुपात में। और थर्ड सिचुएशन आ रही है आपके पास जबकि साझेदारी सलेख में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख हो, यानी कि प्रभार का मतलब होता है कि चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस कंडीशन में आपको पूरा का पूरा ब्याज का पैसा देना ही है। तो इस स्थिति में फर्म को चाहे लाभ हो अथवा हानि, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। वह लेखा लाभ हानि खाते में किया जाएगा, न कि लाभ हानि नियोजन खाते में। यानी कि जब लाभों पर प्रभार यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट अगर कह देते हैं इंटरेस्ट के बारे में, तो आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वापस देखिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए ताकि मैं अगले वीडियो में उसको और सुधार सकूं। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।